अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कुछ नई डेवलपमेंट्स और कुछ अहम बातें जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हफ्ते के रोज़, अमूमी तौर पर हफ्ते के रोज़, क्योंकि अदालतें नहीं लगती, जो ऑफिसेज होते हैं वो खुले होते हैं। आज एक मुतफरक दरख्वास्त, एक जवाब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया, जिसमें अब नज़र ये आ रहा है कि शायद सफाइयाँ देने की कोशिशें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से। जजेस को ये कहा जा रहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जजेस हैं उन पर एतबार है, और साथ साथ जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ हमारे दोस्त कंबर जैदी को एक इंटरव्यू के अंदर कुछ अहम बातें कही हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उन्होंने कहा है कि एक कर्नल है, वो कर्नल कौन है जो पूरे मीडिया को चला रहा है बदकिस्मती के साथ, और साथ साथ उन्होंने कुछ एतराफ़ भी किए हैं, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आते हैं उन CMAs की जानिब जो आज हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हैं। और इस एक जो CMA है, बेसिकली ये दो जवाब हैं मुतफरक दरख्वास्तों की सूरत में। जो पहला जवाब है उसमें वफाकी हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 इस मुकदमे की समाअत के लिए जो 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है उस बेंच को तब्दील किया जाए, एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। और उन्होंने ये कहा है कि इस तरह के अहम नोयत के मुकदमात में माजी में फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाती रही है। उसके साथ अब उसके कंटेंट के ऊपर आते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अदालत के सामने अदलिया की आज़ादी का मामला है, इदारों के इख्तियारात की तकसीम के आइनी नुक्ते पर अब ये समाअत हो रही है, और साथ मकसद उनका किसी जज को बेंच में शामिल कराना नहीं है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। आपको याद होगा माजी में, जब माजी में नहीं बल्कि माजी करीब की बात करें, इन्हीं 2 माह के अंदर अंदर हमने मुतअद्दिद बार ये देखा कि हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि काजी फायज ईसा साहब उस बेंच का हिस्सा हों जिस बेंच में इंतखाबात से मुतल्लिक केस जो है वो ज़ेर समाअत है। उसके अलावा कुछ दीगर जजेस जो कि आजकल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कैंप में नहीं है, अगर हम इस तरह कहें, एक दूसरे कैंप में है जिसमें 7 जजेस हैं, जबकि चीफ जस्टिस के साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस शामिल हैं। और ये हुकूमत जो है ये चाहती है काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी, ये तमाम जजेस जो हैं इनको उन बेंचेस में शामिल किया जाए जो हुकूमत के मुतल्लिक मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। और अब इस जवाब में अब हुकूमत की जो टोन है वो थोड़ी सी बदली हुई नज़र आ रही है। अव्वल तो एक वजह ये हो सकती है, जिस शख्स ने ये जवाब ड्राफ्ट किया है वो है आमिर रहमान, जो कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के। उन्होंने ये जवाब जो है वो ड्राफ्ट किया है, लिखा है, उनके दस्तखत हैं इस जवाब के आखिर में। और जो लैंग्वेज है उससे अंदाज़ा होता है कि उन्हीं ने ही लिखा है, उनके ही अल्फाज हैं। गो कि अटॉर्नी जनरल की गो इसमें होती है, अटॉर्नी जनरल फाइनल नोट करते हैं तभी ये सबमिट होता है, मगर जो लैंग्वेज होती है उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन लिख रहा है। और अब तो दस्तखत भी मौजूद हैं। आमिर रहमान साहब बड़े ही एक लर्नेड वकील हैं, सीनियर कौंसल हैं और एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं एक तवील अरसे से, बल्कि साकिब निसार साहब के दौर में भी वो रहे हैं, उसके बाद के अदवार में भी। और अब आपको याद होगा रैकोडिक का एक मामला था, उसमें भी उन्होंने अदालत की मुआवनत की थी। अब जो जवाब उन्होंने तहरीर किया है या उनसे ये हुकूमत ने ऑन पर्पस करवाया है कि शायद रिकन्सिलिएशन या लचक दिखाने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि उनका मकसद इस दरख्वास्त में फुल कोर्ट तश्कील देने का जो इस्तदा की गई है उसका ये नहीं है कि हम किसी एक जज को इस बेंच में शामिल कराना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का या वफाक पाकिस्तान का इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जजेस हैं उन पर एतबार है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और हमें अगर देखें माजी में जिस तरह की बातें की गई हैं, या अभी आप देख लें 2 रोज़ कबल पार्लिमान में जो कुछ होता रहा है, ख्वाजा आसिफ जो कुछ कहते रहे, उसके अलावा कुछ लीडर्स कहते रहे हैं जजेस के ऊपर, इन 3 जजेस के ऊपर इनके खिलाफ रेफरेंसेस की बातें आती रही हैं। आज उनको इन तीनों पर एतबार है। इसकी वजह क्या है? वजह है गुज़िश्ता रोज़ की अदालती कार्रवाई, जिसमें अदालत ने 2 टोक अंदाज में कहा है कि ठीक है, अगर आप जो है वो नहीं चलते, हमारे जो हमारा प्रपोज़ल है उस पर आप लोग नहीं चलते, आप लोग मुज़ाकरात के तौर पर मुज़ाकरात की कामयाबी आपसे नहीं होती और आप लोग नहीं कर पाते इंतखाबात की तारीख का तयन, तो फिर हम अपने फ़ैसले पर अटल हैं। अब उसका ये गालिबन जवाब है। इसमें एक लाइन जो है वो अंग्रेज़ी में पढ़ देता हूँ। कंसिडरिंग द पैरामाउंट
امپورٹنس آف دا کانسٹیٹیوشنل کوشچنز. اب دیکھیں جو پیراماؤنٹ امپورٹنس ہے ان آئینی سوالات کی، ان کو غور میں لاتے ہوئے انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے اور عدالت سے استدعا کی ہے. اول تو عدالت کو صفائیاں دی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ تمام ججز پر متفق ہیں، ہمیں کسی پر بھی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے، نہ ہی اعتبار کی انہوں نے یہاں پر کوئی بات کی ہے. انہوں نے یہاں پر بنیادی طور پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے لیے سب ججز برابر ہیں. اس کے ساتھ وہ آتے ہیں دوسری درخواست جو انہوں نے ایک دائر کی ہے. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں، آپ کو یاد ہوگا دو صحافی ہیں سمیع ابراہیم اور غالباً چودھری غلام حسین، اور ایک اظہر صدیق صاحب نے بھی درخواست دائر کی تھی. یہ جو درخواستیں ہیں اس قانون کے مطابق جو حکومت نے بنایا ہے، جس میں چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کیا گیا ہے، ان درخواستوں کو مسترد کیا جائے. اور انہوں نے ان درخواستوں کو انصاف کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی ایک کوشش قرار دیا ہے، اور نیت انٹینٹ کے اوپر سوال اٹھایا ہے ان درخواست گزاروں کی جنہوں نے اس قانون سازی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کی نیت صاف نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار میں قدغن نہیں ہے. اور پھر وہ آتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کے اوپر، اور یہاں پر اپنے ہی جواب میں، پہلے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تمام ججز پر اعتبار ہے، اور پھر انہی ججز کو انسٹیگیٹ بھی کیا جا رہا ہے، انہی ججز کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ آپ بے اختیار ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جو ماسٹر آف روسٹر کا تصور ہے اس کو کوئی قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے. بے شک اس کو کوئی قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے، اس کا کوئی قانون نہیں ہے، مگر جب ایک عدالتی فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ پھر سب کو ماننا پڑتا ہے. عدالتی فیصلہ جو ہوتا ہے سپریم کورٹ کا بالخصوص، اس کی امپورٹنس، یہ سگنیفیکنس بہت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ جو ماسٹر آف روسٹر کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا 2 سال قبل ایک فیصلہ تحریر کیا تھا جسٹس منیب اختر نے. ایک 5 رکنی لارجر بینچ بیٹھا تھا، اس 5 رکنی لارجر بینچ میں جسٹس منیب اختر نے یہ طرز استعمال کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ماسٹر آف روسٹر ہوتا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے. اور دراصل انہوں نے بھی کسی بیس کے اوپر ہی یہ بات کہی تھی، انہوں نے بھی ہوا میں یہ بات نہیں کی تھی. سالہ سال سے یہ چلا آ رہا ہے. کچھ کنونشنز ہوتی ہیں، کچھ عدالتی روایات ہوتی ہیں، ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہمیشہ جو بینچز کی تشکیل ہوتی ہے وہ چیف جسٹس ہی کرتے ہیں. اور آج حکومت پھر اس کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عدلیہ ہے، عدلیہ کے جو اختیارات ہیں ان میں اس قانون سازی کے ذریعے کمی نہیں کی گئی. یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. دراصل وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو موجودہ قانون سازی ہوئی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے ذریعے، اس میں عدلیہ کے جو اختیارات ہیں ان پر قدغن نہیں لگی، بالکل نہیں لگی. وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے. دراصل قدغن تو لگائی جا رہی ہے چیف جسٹس کے اختیارات پر. جو بینچز کی تشکیل ہے، چیف جسٹس جو بینچ تشکیل دے سکتے ہیں ان کے اوپر اب آپ لوگ لگا رہے ہیں. اور دراصل 184(3) کی وہ بات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے ہی 184(3). سپریم کورٹ میں ادروائز جتنے بھی مقدمات آتے ہیں وہ اپیلوں کی صورت میں آتے ہیں. سپریم کورٹ میں اگر کوئی مقدمہ انیشیٹ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف 184(3) 184(3) کے تحت ہو سکتا ہے، جو آئین کا آرٹیکل ہے مفاد عامہ سے متعلق، اور یہ اوریجنل جورسڈکشن اس کو کہا جاتا ہے. اب آپ نے سپریم کورٹ کی جو اوریجنل جورسڈکشن ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں. پہلے اختیار تھا چیف جسٹس کا بینچز کی تشکیل کا، پہلے اختیار تھا چیف جسٹس کا از خود نوٹس لینے کا. اب آپ نے یہ دونوں اختیار ان سے چھین لیے ہیں. اب آپ نے جو چیف جسٹس کا اختیار ہے وہ 3 ججز کو دے دیا ہے، اور 3 میں سے اب 2 ججز ہوں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود. فار دا ٹائم بینگ میں بھی گورنمنٹ کو کچھ فائدہ بھی ہو جائے، مگر مستقبل جب یہ ججز سینئر ترین نہیں رہیں گے، ایک نے چیف جسٹس بننا ہے، دوسرے نے ریٹائر ہونا ہے، اس کے بعد دوسرے ججز آئیں گے، تو قاضی فائز عیسیٰ کو بھی تو اس مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ شاید اس قانون سازی کی حمایت کر رہے ہیں. گو کہ انہوں نے جو اپنا فیصلہ دیا تھا اس فیصلے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو رولز ہیں سپریم کورٹ کے ان میں ترامیم ہونی چاہیے، اور سپریم کورٹ کے رولز میں ترامیم سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کے جو 17 ججز ہیں، جو کہ آج کل 15 ہیں، وہ ججز مل بیٹھیں، سر جوڑیں، ایک فل کورٹ میٹنگ ہو، اس میٹنگ کے اندر متفقہ طور پر ان رولز کو امینڈ کیا جائے. ان کی تجویز، ان کا فیصلہ یہ تھا، مگر پارلیمان نے اپنے سر پر یہ بات لے لی. پارلیمان کے پاس اختیار ہے یا نہیں، ابھی تو یہ مسئلہ زیر بحث ہے. پارلیمان کے اختیارات کے اوپر سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے مقدمہ. چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے. چیف جسٹس نے ایک سوال اٹھایا تھا سیلینٹ فیچرز کا،
कि आइन के जो सैलिएंट फीचर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स हैं, जो बुनियादी जुज़्व हैं, क्या उनको तब्दील किया जा सकता है? यहाँ पर मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस कहते हैं अपेरेंटली उसकी आप कह सकते हैं उससे आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी खिलाफ वर्जी की है, अगर मैं थोड़ा सा नाम लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो ये सूरत हाल है। ये जवाब हुकूमत की जानिब से जमा करवा दिया गया है। अब देखते हैं इसके ऊपर मंगल को समाअत होनी है। 8 मई को चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच दोबारा से इस मुकदमे की समाअत करेगा। उसमें क्या होगा वो भी मालूम हो जाएगा। इसके अलावा आते हैं फवाद चौधरी साहब पर। फवाद चौधरी साहब ने कंबर ज़ैदी साहब के कुछ चुपते हुए सवालात का जवाब दिया। कंबर ज़ैदी साहब आई मस्ट कमेंट कि उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट किया उनका, और फवाद चौधरी साहब ने भी आई मस्ट रियली अप्रिशिएट किया, उन्होंने बड़े कैंडिड किस्म के जवाब दिए हैं जो फवाद चौधरी ही दे सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर जब बात हुई आर्मी चीफ के हवाले से कि जनरल बाजवा जो हैं वो आपके दौरे हुकूमत में आप लोग ये मान रहे हैं कि वही हुकूमत चला रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि देखें जो आर्मी चीफ कहता है होता है इवेंचुअली वही है पाकिस्तान में, और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि बदकिस्मती के साथ आज भी जो आर्मी चीफ कह रहे हैं वही हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर, जो हाफिज जनरल आसिम मुनीर हैं, आज वही कुछ हो रहा है इस मुल्क में जो वो कह रहे हैं। यहाँ पर उनके कहने का मकसद ये है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए मीडिया, आप लोग यहाँ पर हमसे ये सवाल कर रहे हैं आपको कौन चला रहा है? आपको भी तो एक फौज का, एक ISPR का एक कर्नल ही चला रहा है। पहले वो कर्नल शफीक हुआ करते थे, आजकल कौन है उनका मुझे नाम नहीं मालूम। बहरहाल एक ही कर्नल है जो इस तमाम तर मीडिया को चला रहे हैं बकौल फवाद चौधरी साहब के। और टू सम एक्सटेंट मे बी ही इज़ राइट, क्योंकि किस तरह की खबरें चलानी है, कौन सी खबर को ऊपर रखना है, इस तरह की डायरेक्शंस अमूमी तौर पर हमने देखा है आती रहती हैं। और बिलखसूस उनका जो अपना मामला होता है सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का, उसके ऊपर तो वो कुछ ज़्यादा ही टची होते हैं। और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है, मगर ये हो रहा है, हम बोल रहे हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 साल से इस पर बात कर रही है, उनको चैलेंज कर रही है, स्टेटस को चैलेंज कर रही है। जो रियासत पाकिस्तान है, जो रियासती इदारे हैं जो कि नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चैलेंज कर रही है, लेकिन आप मीडिया वाले दोस्त जो हैं नहीं कर रहे। और उन्होंने यहाँ पर बात बिल्कुल दुरुस्त कही है कि मीडिया शायद उस हद तक नहीं कर रहा जो आज कुछ अरसा कबल तक मुझ जैसे लोग जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का दावा करते थे आज प्रो इस्टेब्लिशमेंट अचानक से होते नज़र आ रहे हैं। खैर ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगी फिर कभी। आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।